नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैनगंगा क्लासेस में। यहाँ हम चर्चा करेंगे संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना पर। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों या बिंदुओं की मैं यहाँ चर्चा कर दूँ जो हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे, वह है संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, क्या संविधान में जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है, क्या संविधान की प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय है, या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण जजमेंट या केसेस के विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो एक संक्षिप्त तथा साधारण परिभाषा के रूप में यदि हम देखें तो संविधान की प्रस्तावना एक संविधान का सार है जो उसके विचार को अभिव्यक्त करती है, अर्थात संविधान निर्माताओं के अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करती है एक संक्षिप्त रूप में, वह संविधान की प्रस्तावना है। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की शुरुआत करते हैं। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब पेश किया गया? तो संविधान सभा द्वारा कब पेश किया गया, या इसे और भी गहराई से जाने तो हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना, या प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना को ही हम अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को कब संविधान सभा में पेश किया गया, तो वह डेट याद रखिए दोस्तों, वह डेट है 13 दिसंबर 1946। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दौरान अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चयनित किया जाता है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाता है या चुना जाता है। तीसरी बैठक में जो डेट है 13 दिसंबर 1946 की, इसमें उद्देशिका प्रस्ताव को लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपोजिट तौर से बनता है, वो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया? तो यह डेट आप याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। ठीक है दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर दो डेट आपने देखी, इसके साथ साथ किसने लेकर आया यह देखें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो उद्देशिका है अर्थात प्रीएम्बल है, उसकी भाषा क्या थी? जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लेकर आया गया, उसकी भाषा किस संविधान या किस देश की संविधान या उद्देशिका या संविधान की भाषा पर आधारित थी? तो वह आप याद रखिएगा, वह है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब यह हमने बात की किससे, संविधान कब लेकर आया गया, कब पारित हुआ, इससे संबंधित। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर एक जटिल मुद्दा उभर कर सामने आया। क्यों? क्योंकि संविधान को प्रारंभिक या मूल रूप से जब संविधान निर्मित हुआ तब यह बोला गया या कि कई लोगों के द्वारा यह माना गया कि यह संविधान का भाग नहीं है। इसी पर कुछ जजमेंट आती है, उनके विषय पर हम जान लेते हैं।
तो जजमेंट कौन कौन सी आती है? पहली जजमेंट की बात करें तो बेरूबाड़ी केस आता है, ठीक है। तो इस केस के दौरान कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, नहीं माना गया। फिर दूसरा जजमेंट आता है जो काफ़ी फेमस जजमेंट है, केशवानंद भारती केस, जिसमें माना गया कि भाग है, क्या? संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह माना गया। इसकी एक विशेष डेट होती है दोस्तों। यह जो केशवानंद भारती केस है वह कब आया? तो आप इसे याद रखिए 24 अप्रैल 1973 का केस है, जब ये जजमेंट आता है केशवानंद भारती केस का, जब यह स्वीकार किया गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। और अगला और जजमेंट आता है जो यह पुष्टि कर देता है कि संविधान का भाग प्रस्तावना है या नहीं। तो यह केस है मिनर्वा मिल्स केस आता है, जिसमें बोला जाता है कि जो भाग है, क्या? संविधान का भाग है, क्या? प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह बोला जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाना कि प्रस्तावना कब संविधान सभा में लेकर आया गया, संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ठीक है। इस विषय पर हमने जाना, ठीक। इसी आधार पर आखिर यह मुद्दा उठा क्यों? क्योंकि संसद के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने की बात की गई थी। इसी आधार पर संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है, और वह संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब आता है ये? अधिकांशतः पूछ लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि दो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे वो काफ़ी फेमस रहे हैं। पहला है 42वां संविधान संशोधन और दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, जिसकी डेट पूछ ली जाती है या सन पूछ लिया जाता है कि यह आखिर कब हुआ, आखिर यह कब हुआ। तो आप याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसे एक लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन, ठीक। तो आखिर 42वां संविधान संशोधन में ऐसा क्या किया गया, इसे भी जान लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द संविधान में या संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। वह शब्द कौन कौन से थे? पहला शब्द देखते हैं, दूसरा शब्द देखेंगे और तीसरा शब्द। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द है अखंडता। यह 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। यह मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। तो समाजवादी का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है और अखंडता का अर्थ क्या है? समाजवादी अर्थात समाज में समानता लेकर आना, समाज में संसाधनों की पहुंच निम्न तबकों तक उपलब्ध कराना, निम्न तबकों तक संसाधन की पहुंच उपलब्ध कराना, या दयनीय जो वर्ग है उनकी सहायता करना, अर्थात जैसे कि बच्चे, वृद्ध तथा गरीब, असमानता को कम करना। ये क्या है? समाजवाद की हम एक मोटा मोटी परिभाषा समझ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह है राष्ट्र का एक विशिष्ट धर्म नहीं होगा। दूसरा, हर एक व्यक्ति को धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। राष्ट्र किसी एक विशेष धर्म का पक्षपात नहीं करेगा। यह
पंथ निरपेक्ष का अर्थ निकल गया। अखंडता का अर्थ आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखेंगे, ठीक है, मानसिक अर्थात भावनात्मक तथा भौगोलिक रूप से, ठीक। ये 3 शब्द जोड़े गए। तो अब तक हमने जाना कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्योंकि संविधान के संशोधन को लेकर मुद्दा उठा। तो संविधान में पहला और एकमात्र संशोधन हुआ, संविधान की प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संशोधन हुआ अब तक 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे एक लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, जो इंदिरा गांधी के समय पर आया था। अब बात करते हैं हम लोग कि संविधान की प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं। अर्थात प्रवर्तनीय का अर्थ यह है, सामान्यतः आप सभी लोग जानते होंगे या सुना होगा कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि हमें संविधान में प्रोवाइड किए गए हैं भाग 3 के अंतर्गत सभी नागरिकों को, उसको लागू करने के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत अर्थात आर्टिकल 32 अर्थात 32 के अंतर्गत हम सीधे हमारे हमारे मौलिक अधिकार के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक। तो क्या इसे लागू करने के लिए अर्थात प्रस्तावना में जो जो शब्द या जो जो प्रावधान का वर्णन किया गया है उसे लागू करने के लिए सरकार जिम्मेदार है या नहीं है, तो हम यहाँ जानेंगे प्रस्तावना जो है अप्रवर्तनीय है, ठीक। जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए ही जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, छीने नहीं जा सकते, लेकिन यह एक उनका क्या आदर्श है प्रस्तावना कि हमें ये चीज़ें लानी है, लेकिन लानी ही है, उस पर उन पर मैंडेटरी नहीं है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। अगली बात करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विस्तृत अध्ययन होगा प्रस्तावना की शब्दावली पर। सामान्यतः हमने प्रस्तावना हर एक पुस्तक के प्रारंभिक पेजों पर देखी है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय समानता अखंडता ये सारे जो गरिमा ये सारे जो वर्ड हैं, तो एक्चुअली में इन वर्डों की मीनिंग होती क्या है, इस पर हम आज संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत जो कि एक राष्ट्र है, तो वह अपने आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होगा, अर्थात वह स्वतंत्र होगा, उस पर किसी का जोर नहीं लगाया जा सकता। अर्थात भारत या राष्ट्र स्वयं के निर्णय लेने के लिए आंतरिक हो या बाह्य हो, आंतरिक एवं बाह्य किसी भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यह इसका अर्थ निकलता है। दूसरा शब्द आता है समाजवादी, जिस पर इससे पहले हमने थोड़ी संक्षिप्त चर्चा की है। समाजवादी, शोषित वर्ग का कल्याण करना, निम्न तबकों के लोगों को क्या करना है, समानता प्रदान करना, संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना तथा सभी को समान अधिकार प्रदान करना, तथा ये सारे जो हैं गरीबी दूर करना, ये सारे जो उद्देश्य हैं ये आ जाते हैं समाजवादी के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं हम पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष का मैंने आपको सब अर्थ बताया कि राष्ट्र का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, व्यक्ति को धर्म को मानने तथा उसकी उपासना करने की आज़ादी होगी, राष्ट्र किसी विशेष धर्म के प्रति क्या झुकाव प्रदर्शित या उसके कल्याण के लिए ही कार्य नहीं करेगा, वो सभी के लिए करेगा एक समान रूप से, ठीक, ये चीज़ें। इसके बाद बात आती है संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक अर्थात हम सभी ने आज तक डायसी का जो कथन है उसे सुना ही है, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा, तो यही जो शब्द है ये लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात लोगों का शासन, अर्थात लोगों का शासन। इसके बाद शब्द की बात की जाए गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ क्या है, सामान्यतः सभी ने सुना होगा ब्रिटेन में एलिजाबेथ राजा वंशानुगत रूप से आते हैं,
यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गणराज्य अर्थात रिपब्लिक, रिपब्लिक का अर्थ होता है कि देश का जो प्रमुख है, देश का प्रमुख क्या होगा, चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। ठीक ठीक, अगला वर्ड आता है, चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, न्याय। तो सामान्यतः प्रश्न बनता है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो हमें पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, और वो न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। सामाजिक रूप से न्याय प्रदान करना, आर्थिक अर्थात संसाधनों का बेहतर उपयोग, समानता लेकर आना, ये सारी चीज़ें, इस पे न्याय प्रदान करना तथा राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है। उसके साथ साथ अगली बात की गई है स्वतंत्रता की। अब हमसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो आप याद रखिएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं देख लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। अर्थात विचार करने, मंथन करने की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यदि आपकी कोई बात है, कोई विचार है तो आपको बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अर्थात यदि आपके कोई विचार हैं तो उस पर आपको विश्वास करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। किसी धर्म को आपको स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी तथा उससे संबंधित जो भी रीति रिवाज या संस्कार हैं उनको मानने की स्वतंत्रता होगी, उपासना। ठीक है, इसके बाद में बात की जाती है समता। ये अगला बिंदु है समता। तो समता क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, अर्थात आपको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि निम्न तबके के लोग, कमजोर वर्ग को गवर्नमेंट क्या देती है? उनका संरक्षण करती है। इसीलिए ही करती है ताकि उनको समान रूप से अवसर प्रदान किया जा सके। ठीक, प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति को अब प्रतिष्ठित रूप से जीवन निर्वाह करने की स्वतंत्रता दी जाएगी या समानता दी जाएगी। ठीक है, ये समानता की, प्रतिष्ठा की समानता हो गई। ठीक है, फिर एक और वर्ड आता है, आपने देखा होगा, व्यक्ति की गरिमा। इसे कहाँ लिख दिया जाए? यहाँ लिख देते हैं, व्यक्ति की गरिमा, अर्थात गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको प्रदान किया जाएगा। इसके बाद एक और वर्ड आता है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, अर्थात भारत एक राष्ट्र है जिसकी एकता को सुदृढ़ बनाए रखने तथा अखंड रूप से बनाए रखने के लिए यहाँ पर हम प्रण लेते हैं। अब इसके बात की जाए कि संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? आखिर प्रस्तावना में ये शक्तियाँ आती कहाँ हैं? संविधान में ये शक्तियाँ आती क्या है? तो हम जनरली ये बोलते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। तो जो हम भारत के लोग हैं, अर्थात यदि पूछ लिया जाए संविधान का स्रोत क्या है, क्या संविधान का स्रोत क्या है, तो संविधान का स्रोत क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसे, संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत है भारत के लोग, भारत की जनता, संविधान का स्रोत है। तो ठीक, हमने यहाँ पर जाना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इससे संबंधित केसेस देखे हमने। केशवानंद केस देखा, बेरूवाड़ी केस देखा, मिनर्वा मिल्स केस देखा, 42वां संविधान संशोधन देखा, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, वह देखे, उनके अर्थ देखे तथा संविधान के महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों को संक्षिप्त रूप से हमने समझा, जो कि एक वनडे एग्जाम्स के लिए पर्याप्त हैं। क्योंकि हम यहाँ पर आपको वनडे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, तो प्रस्तावना से संबंधित यदि कोई फैक्ट बनता है तो इन्हीं में से बनेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, और कोई फैक्ट आपको यदि ऐसा लगता है लिखना चाहिए तो आप उसे ज़रूर लिख लीजिए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमारे साथ समय व्यतीत किया। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यह जो वीडियोस हैं आपको रेगुलर रूप से मिलते रहें। धन्यवाद।